साथियों नमस्कार। साथियों 2 महीने बाद यूपी पीसीएस का एग्जाम है और उसमें करंट अफेयर्स काफी ज्यादा पूछी जाती है, काफी फैक्चुअल पूछी जाती है। तो कई लोगों का ऐसा कहना था कि उसके लिए हम वीडियोस बनाएं, तो मैंने उसकी शुरुआत करने के लिए ये वीडियो बनाया है और हम लगातार वीडियो बनाते जाएंगे। तो जब भी करंट अफेयर हम करते हैं पीसीएस के लिए, तो हमेशा ध्यान रखना कोई भी एक मैगजीन फॉलो करना, कोई भी एक पकड़ लेना। या तो परीक्षा मंथन पकड़ लेना, या आई दृष्टि की मैगजीन आती है वो कर लेना। जैसे आई दृष्टि की ये वाली है ना, ये दृष्टि कोचिंग वाली नहीं है, आई दृष्टि बहुत पुराना प्रकाशन है, वहां से आती है। तो उसको प्रिपेयर कर लेना, किसी को भी कर लेना, लेकिन किसी एक को करना, अच्छे से करना। और आप देखेंगे कि क्वेश्चन उसी से फंसेगा डायरेक्टली। और हम लोग भी इसी आई दृष्टि वाली मैगजीन को इस चैनल पर डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं इस पूरी मैगजीन का एक एक पार्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा, एक एक न्यूज डिस्कस करूंगा, और न सिर्फ डिस्कस करूंगा बल्कि याद कराने की कोशिश भी करूंगा। तो आप रेगुलर वीडियोस पर बने रहिएगा। अच्छा रेस्पॉन्स आया तो मैं डेली एक वीडियो डालता रहूंगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले जो बेसिक न्यूज होती हैं कि स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ, या कहीं पर मान लो इलेक्शन हुए, या कहीं पर कोई और चीज हुई, बेसिक न्यूज जो देश में होती रहती है, पहले उसकी चर्चा हम लोग करेंगे, जो कि इसका सबसे पहला वाला पार्ट है। इसमें करीब 51 न्यूज हैं, 51 टॉपिक्स हैं जो चर्चा में रहे हैं पिछले एक साल में। उनको हम पहले कवर करेंगे। उसके बाद इकोनॉमिक न्यूज पर आएंगे, यानी कि अर्थव्यवस्था वाले पार्ट पर आएंगे। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर आएंगे, और उसके बाद स्पोर्ट्स पर आएंगे। ऐसे अलग अलग सेक्शंस में हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले जो जनरल न्यूज हैं, जो सामान्य जानकारियां सबको पता रहती हैं हल्की फुल्की, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जो इस मैगजीन का पहला वाला पार्ट है, जिसका नाम है, मैं आपको बता दे रहा हूं पढ़ के, इसका नाम है राष्ट्रीय परिदृश्य। तो हम राष्ट्रीय परिदृश्य से स्टार्ट कर रहे हैं, और इसमें जो सबसे पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्वच्छता सर्वेक्षण 2023। ठीक है, इसी को आप फॉलो करते रहना। चाहो तो मैगजीन ले लेना, मैगजीन को आप चाहो तो वीडियो के बाद हल्का सा देख भी सकते हैं, नहीं भी देखोगे तो मैं याद करा दूंगा। ठीक है, और इसके अलावा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वच्छता सर्वेक्षण की। देखिए साथियों, मैं चाहूं तो इस मैगजीन का पीडीएफ बना करके इसमें पीडीएफ खोल के बैठ जाऊं और उसमें समझाता रहूं, ऐसा भी किया जा सकता है। लेकिन वो चीज ना प्रोडक्टिव नहीं है, उससे उतना अच्छा याद नहीं हो पाता, कंसंट्रेशन नहीं बन पाता। कंसंट्रेशन तभी बनता है जब बोर्ड पर गिने चुने अक्षर दिखाई दे, तो दिमाग में छप जाते हैं। तो सबसे पहले स्वच्छता सर्वेक्षण की बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो स्वच्छता मिशन है 2014 से चल रहा है, हर साल सर्वेक्षण होता है और अलग अलग शहरों को रैंकिंग दी जाती है। आपने इंदौर के बारे में सुना होगा कि इंदौर हमेशा टॉप करता है। तो हाँ, आपने सही सुना है, इंदौर इस बार भी टॉप कर गया है। इंदौर 7वीं बार टॉप किया है, 7वीं बार लगातार। ठीक है, लेकिन इस बार इंदौर के साथ सूरत ने भी टॉप किया है। तो जब भी हम किसी जगह का नाम लें, जैसे मैंने बोला इंदौर, तो आपको क्या करना है, दिमाग में इंडिया का एक मैप सोचना है, और उसमें इंदौर सोचो कहां पर है। अच्छा, मध्य प्रदेश में है इंदौर। फिर मैंने बोला सूरत भी टॉप किया है, सूरत कहाँ है, अच्छा गुजरात में है सूरत। ठीक है, इन दोनों की जो मैपिंग है दिमाग में इमेजिन करना। मैं चाहूं तो मैपिंग दिखा भी सकता हूं, पर वही वाली बात है, दिखाने से उतना अच्छा काम नहीं चलेगा जितना इमेजिनेशन से होगा। इमेजिन करते जाओ, जो बोल रहा हूं, जैसा बोल रहा हूं, हर शब्द पे ध्यान देना, और उस वक्त उसी शब्द के बारे में सोचना, याद होता चला जाएगा। ठीक है, तो इंदौर ने टॉप किया है, इंदौर के साथ सूरत ने भी टॉप किया है। ठीक है साहब, कर लिया। लेकिन ये निकला कब था? ये निकला था 11 जनवरी 2024 को। तो क्वेश्चन बन जाएगा कौन सी तारीख को निकला था। यूपी पीसीएस में बड़ा स्पेसिफिक डेट भी पूछ लेते हैं। तो 11 जनवरी, 11 वन वन। तो इस बार दो ही लोग हैं जो टॉप किए हैं। वन पे कौन लोग आए हैं? इंदौर और सूरत। वन वन। तो 11 जनवरी कब कब आया है? अभी आया है। अच्छा, इसको किसने शो किया है? हमारे प्रेसिडेंट ने किया है। प्रेसिडेंट कौन है आपको पता होगा। इसके अलावा कितने शहरों पे किया गया है? लगभग 4077 शहरों पर, जिलों पे नहीं, शहरों पर। तो इतने हैं हमारे यहाँ, जिनमें करीब करीब 61 छावनियां हैं। कैंट होते हैं ना, कैंटोनमेंट एरिया मिलिट्री का, जहां पर बेस होता है, क्वार्टर्स वगैरह सारी चीजें होती हैं। तो इसमें 61 छावनी है, और 88 गंगा किनारे के शहर हैं। ये याद रखना, गंगा किनारे पे आ सकता है कितना? 88। गंगा किनारे कितना? 88। कितना? 88। कितना? 88। दिमाग में बैठा दो, 88। 88 है ना। आपने सुना होगा एक घाट के बारे में, 80 घाट है शायद, तो उससे याद रखना, 80 नहीं, 88। 88। और छावनी कितना? 61। छावनी कितना? 61। 61 61 61। बस। ठीक है। अच्छा, ये जो इंदौर सूरत वगैरह जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखना वही शहर हैं जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है। ये सवाल भी आ सकता है कि ये जो शहर चुने जाते हैं, इसमें पॉपुलेशन का क्राइटेरिया कितना है? 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, 4 लाख है, ऐसे दे देगा? तो 1 लाख है, याद रखना है। एक ही लाख है, एक एक, पहला ही महीना एक, और
एक एक, ठीक है, ऐसे करके याद रखना। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इंदौर और सूरत दोनों मिला दो तो पहले नंबर पे आए हैं, ठीक है, तो अब दूसरा स्थान खाली हो गया। फिर तीसरे पे कौन आया है? नवी मुंबई। नवी मुंबई, नवी मुंबई, नवी मुंबई, नवी मुंबई को इमेजिन करो, नवी मुंबई। अच्छा ठीक है, ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। उसके बाद चौथे पे विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम कहाँ है? अच्छा, वो रहा। तो देखो इमेजिन करेंगे, यहाँ पर इंदौर है, इंदौर के बगल में सूरत है, इंदौर के थोड़ा नीचे जाओगे तो नवी मुंबई है, और नवी मुंबई के थोड़ा सा इधर ईस्टर्न की तरफ चले जाओगे तो आपका विशाखापट्टनम है, ठीक है। चलिए साहब, और फिर से वहीं आ जाओ इंदौर के पास, भोपाल मिल जाएगा। इतना याद ना भी रखो तो चल जाएगा, शुरू के तीन याद रखना, ठीक है। अगर पॉपुलेशन 1 लाख से कम है उसकी बात करें, तो 1 लाख से कम वाला कोई प्रॉपर शहर तो होता नहीं है, वो शहर जैसा होता है कोई एक एरिया होता है। जैसे सासवाड़, सासवाड़ का क्षेत्र है महाराष्ट्र में, टॉप किया है सासवाड़, 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 ठीक है। उसके बाद पाटन, छत्तीसगढ़, पाटन, सासवाड़, पाटन, फिर लोनावाला। सासवाड़, पाटन, लोनावाला, सासवाड़, पाटन, लोनावाला, तीनों याद ना रहे कोई दिक्कत नहीं, पहला याद रहना चाहिए सासवाड़। सासवाड़ कहाँ पर? महाराष्ट्र में, सासवाड़ महाराष्ट्र, सासवाड़ महाराष्ट्र, ऐसे दिमाग में बिठाएंगे। अच्छा, यूपी का तो कोई है ही नहीं, टॉप 10 में यूपी का एक भी नहीं है, याद रखना। पूछा जाएगा टॉप 10 में यूपी के कितने हैं, तो टॉप 10 में यूपी का एक भी नहीं है। यूपी का फिर कहाँ आता है? 14वें नंबर पे आता है, इसका नाम है नोएडा। नोएडा आता है 14वें नंबर पर। नोएडा को 5 स्टार सिटी की रेटिंग भी दी गई है, ध्यान रखना। यूपी में कौन सा शहर है जैसे 5 स्टार रेटिंग दी गई है? नोएडा को। कौन सा है 5 स्टार रेटिंग वाला? नोएडा, दिमाग में बैठाइएगा। अच्छा, 14वें के बाद फिर कौन सा आता है? फिर सीधे 38 पे जाते हैं हम। छलांग लंबी लगाते हैं यूपी वाले, ये एक दो पे क्या रहने का, कुछ नहीं, लंबा। तो 38 गाजियाबाद, 38 गाजियाबाद। फिर 40 अलीगढ़, फिर 40 अलीगढ़। तो क्या याद रखना है? 14, 38, 40, ये यूपी के स्थान है। 14, 38, 40, 14, 38, 40, 14, 38, 40। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, छावनी वाले कितने थे? छावनी वाले थे 61। अच्छा, वो गंगा किनारे कितने थे? गंगा किनारे थे 88। टोटल कितने थे? 4477। बड़ा स्पेसिफिक सा आंकड़ा है, 4477, ठीक है। वो 88। टॉप करने वाले कितने? दो, 11। तारीख कौन सी? 11 जनवरी को लॉन्च हुआ, ठीक है, बात खत्म। यूपी का टॉप 10 में कोई नहीं है, टॉप 15 में है, 14वें नंबर पर नोएडा, बात खत्म। 14वें नंबर पर नोएडा। अगर 1 लाख से कम की पॉपुलेशन में सासवाड़, 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 ठीक है। 1 लाख से कम पॉपुलेशन होगी, जब भीड़ भाड़ कम होगी तभी तो अच्छे से सांस ले पाएंगे। तो सांस अच्छे से कब ले पाएंगे? जब भीड़ कम होगी। तो सासवाड़, सासवाड़ टॉप पे, सासवाड़, बात खत्म, आगे बढ़ो। चलो, इसके बाद टॉप 5 स्टेट्स कौन सी है? वो तो शहर थे जिनकी बात चल रही थी, स्टेट्स में महाराष्ट्र है। आपको लगेगा कि एमपी होगा, एमपी नहीं है, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र। महा, महाबली कब आते हैं? जब बड़ा मामला हो, मामला बड़ा ये है ना स्टेट्स वाला, तो महाराष्ट्र, इसने राष्ट्र का नाम जो है रोशन किया। फिर एमपी आता है, फिर छत्तीसगढ़ आता है। एमपी छत्तीसगढ़ चुनाव हुए थे दोनों के, ऐसे भी याद रख सकते हैं, एमपी छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा बगल वाला, और फिर तेलंगाना, ठीक है। तो क्या टॉप 5 में यूपी दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा, मुझे तो लगता है टॉप 10 में भी नहीं होगा। तो पहला है महाराष्ट्र, फिर महाराष्ट्र के बाद एमपी, एमपी वाजिब है, हम उम्मीद कर रहे थे एमपी की, बट महाराष्ट्र ऊपर पहुंच गया था। एमपी के बाद छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए थे, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के बाद क्या याद रखना है? उड़ीसा, बगल वाला पड़ोसी उड़ीसा, ठीक है। और फिर क्या है आपका? तेलंगाना, है ना, MMCOT, ठीक है। ऐसे करके याद रखना है। महाराष्ट्र है, फिर एमपी है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर उड़ीसा है, फिर तेलंगाना है। महाराष्ट्र है, फिर एमपी है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर उड़ीसा है, फिर तेलंगाना है। महाराष्ट्र है, फिर एमपी है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर उड़ीसा है, फिर तेलंगाना है। बात करता हूँ, ऐसे दिमाग में चीजें बैठती हैं। अब मैं आपसे पूछ लूँ, चलो बताओ कौन सी तारीख को ये लॉन्च हुआ था? 11 तारीख को, सबको याद रहेगा। महीना पहला कौन सा? साल 2024, बात खत्म। अच्छा, गंगा के किनारे वाले शहरों की बात करें तो टॉप पर वाराणसी रहना ही है। बनारस टॉप पर है, बनारस टॉप पर है, बनारस टॉप पर है, याद रखना, बनारस टॉप पर है। बनारस में प्रधानमंत्री का आना जाना लगा रहता है, तो इसलिए बनारस टॉप पर है, किसमें? गंगा किनारे वाले मामले में। अच्छा, ओवरऑल रैंकिंग में बनारस का क्या है? ओवरऑल में ये 41 पे आता है, 41वां। और 44वें पे आता है आपका लखनऊ, लखनऊ, 44वें पे लखनऊ, ठीक है। 44th पे लखनऊ है, ये बात आपको याद रखनी है। तो बनारस का पूछ सकता है वैसे, बनारस का कौन सा है? 41, बनारस का कौन सा है? 41। अच्छा, लखनऊ का क्या है? 44। आपको लगेगा लखनऊ तो राजधानी है, सबसे साफ तो ये होनी चाहिए, बात आपकी सही है, लेकिन नहीं है, इससे ज्यादा बनारस है, भारी पड़ गया बनारस इस पर। और 41वां कोई भारी थोड़ी होता है। फिर आता है प्रयागराज, फिर आता है प्रयागराज। प्रयागराज की रैंकिंग है 71, इतना दूर जाके है, आपको लगेगा प्रयागराज भी कहीं 50 के आसपास होगा ना,
प्रयागराज है 71। ठीक है, तो यूपी में 14वें पर था नोएडा, 38वें पर था गाजियाबाद, 40वें पर था अलीगढ़। अलीगढ़ बताओ सबसे ज्यादा साफ है, इनसे तो ज्यादा ही साफ है अलीगढ़। उसके बाद 41 पे है आपका ये बनारस, 44 पर है लखनऊ, और 71 पर है प्रयागराज। ये है यूपी की रैंकिंग। इतने शहर याद रहे तो काम चल जाएगा, पर बहुत ज्यादा याद हो नहीं पाएगा ये, हल्का फुल्का याद रखना। फिर दूसरी न्यूज आती है, पहली न्यूज खत्म हो गई, पहली न्यूज खत्म। पहली न्यूज क्या था? स्वच्छता सर्वेक्षण। स्वच्छता सर्वेक्षण कब रिलीज हुआ? 11 जनवरी 2024 को हुआ। कितने शहर थे? 4477। ठीक है, कैंटोनमेंट कितने? 61। ओके, और वो वाले गंगा किनारे कितने? 88। गंगा किनारे 88, कैंटोनमेंट में 61 थे, गंगा किनारे 88 थे। गंगा किनारे में टॉप किसने किया है? बनारस ने। बात याद रखनी है, बात सही है। उसके बाद ओवरऑल किसने टॉप किया? इंदौर और सूरत ने। ये दोनों फर्स्ट पे आ गए, तो टू पे कोई नहीं आ पाया। फिर थ्री पे सीधा आया नवी मुंबई, थ्री पे आया नवी मुंबई, याद रखना है। स्टेट्स में टॉप किसने किया है? महाराष्ट्र ने किया है। फिर दूसरे नंबर पे कौन है? एमपी है। फिर तीसरे पे कौन है? छत्तीसगढ़ है। फिर कौन है? उड़ीसा है। फिर कौन है? तेलंगाना है। ऐसे करके याद रखना है। अच्छा, छोटे शहरों में जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से कम है, उसमें किसने टॉप किया है? सासवाड़। 1 लाख से कम, पॉपुलेशन कम, सांस तभी ले पाएंगे, सासवाड़। याद रखना है, ठीक है। और यूपी का कौन सा जिला टॉप किया है इस पूरे लिस्ट में यूपी के हिसाब से? तो 14वें पर है नोएडा, 14 पर नोएडा, 38 पर गाजियाबाद, 40 पर है आपका अलीगढ़, 41 पे है आपका ये बनारस, और 44 पर है आपका लखनऊ, और 71 पे जाके है प्रयागराज, जैसे पहले इलाहाबाद बोलते थे। ठीक, अब ये दूसरी एक न्यूज है, देखो। पीएम जन मन, पीएम जनमन एक योजना आई है एक तरीके से। हमारे देश में देखो एसटीज रहते हैं। एसटीज वो लोग होते हैं जो जनरली जंगलों में निवास करते हैं, उनको ये स्टेटस पहले मिलता था। इन्हें बोलते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति। कई हैं, अनगिनत हैं पूरे देश में। इनमें से कुछ जनजाति ऐसी हैं जो बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल हैं, मतलब जो विलुप्ति के कगार पर हैं। तो ऐसी 75 जनजातियों को हमने पीवीटीजीज का दर्जा दे रखा है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ठीक है, विशेष रूप से संवेदनशील जनजाति समूह। ऐसे 75 हैं। एक बार यूपीएससी ने पूछा था कितने हैं, तो 75 है। 2019 के क्वेश्चन में पूछा था यूपीएससी ने प्री में कि कितने हैं, तो 75 है, याद रखना है। इनके रख रखाव के लिए, इन पर फोकस करने के लिए, इन पर योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए ये एक योजना लाई गई है, ताकि इन लोगों पर फोकस किया जा सके। हमारे देश में जो अनुसूचित जनजाति है, इसकी पॉपुलेशन करीब करीब 10.5 करोड़ है, 11 करोड़ के आसपास मान लो, इसे याद रखना, ठीक है। इनके लिए किया क्या गया है साहब? इनके लिए 15 नवंबर 2023 को जनजातीय गौरव दिवस था। जनजातीय गौरव दिवस, जनजातीय गौरव दिवस। इसको खूंटी जिले में मनाया गया, झारखंड में। खूंटी जिले, खूंटी जिले झारखंड, खूंटी जिले झारखंड, झारखंड। जनजाति जनरली झारखंड में ज्यादा है, जनजाति झारखंड में है, तो खूंटी जिले, खूंटी जिले। ठीक है, यहां पर पीएम ने पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान चलाया था। इसी को शॉर्ट में बोलते हैं जनमन, पीएम जनमन अभियान या योजना, कुछ भी कह सकते हैं। इसमें किया क्या जाएगा? दो चीजें याद रखनी है। पहला तो ये कि जो जब ये चलाया गया था 2023 में, उस साल से लेकर के 2025-26 तक करीब करीब 24,000 करोड़ रुपए, याद रखना ये आंकड़ा, 24,000 करोड़ रुपए इनके भले के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। और इसमें दूसरा काम क्या किया जाएगा? टोटल 9 मंत्रालय शामिल होंगे, 9 अलग अलग मिनिस्ट्रीज शामिल होंगी, और 11 महत्वपूर्ण काम करेंगी इनके लिए। जैसे इनके लिए पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, उस पर ध्यान देना है। इनके लिए खाने की व्यवस्था हो रही है नहीं हो रही, उस पर ध्यान देना है। इनके लिए सड़क वड़क ठीक ठाक है कि नहीं है, उस पर ध्यान देना है। मतलब ऐसी जरूरी चीजें जो कम से कम जीवन में होनी चाहिए, उस पर ध्यान दिया जाएगा। और कितने टोटल मंत्रालय लगेंगे? 9। और कितने विषय हैं? 11। ये 11 का आंकड़ा शुरू से चल रहा है हमारे साथ, आप देख रहे हो तो, ठीक है। और नाम क्या है? पीएम जनमन। किसके लिए है ये? पीवी टीजी, पीवीटीजी। कितने देश में? 75। कितने देश में? 75। होते कौन है ये? विशेष एसटी, एसटी तो होते ही है, इनमें से विशेष वाले जो विलुप्ति के कगार पर हैं। ठीक है, इनमें से कई तो ऐसे हैं जिनके कुल 18-20 मेंबर ही बचे हैं। अगर वो 18-20 मेंबर ही मर गए तो 75 के 74 ही रह जाएंगे। ऐसा है। अंडमान निकोबार में बहुत हैं ऐसे जो विलुप्ति के ऑलमोस्ट कगार पर हैं। तो चलो छोड़ो, ये जो मामला चलेगा, इतने विषयों पर काम होगा, इसको देखेगा कौन? कौन इस चीज को इंश्योर करेगा कि काम ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा, ये 9 मिनिस्ट्रीज अच्छे से काम कर रही है कि नहीं कर रही? समन्वय कौन बिठाएगा? तो एक समन्वय मंत्रालय है हमारे यहाँ, समन्वयक मंत्रालय।
कोऑर्डिनेट मिनिस्ट्री, इसके मिनिस्टर कौन है? इसके मिनिस्टर है अमित शाह। ये अभी नई बनी है, कुछ साल पहले नई बनी है, याद रखना। अमित शाह है इसके मिनिस्टर भी, होम मिनिस्टर भी है, इसको भी संभालते हैं। अमित शाह ही सबको कहेंगे कि भैया आप लोग ठीक से काम करिए, वरना देख लिया जाएगा। धमकाने का काम तो, चलो मजा कर रहा हूँ, दिल पे मत लेना। टोटल कितने जिलों में ये लागू किया जाएगा? लगभग 220 जिलों में, लगभग 220 जिलों में, और लगभग लगभग 28 लाख लोग इससे प्रभावित होंगे। लगभग लगभग 28 लाख लोग, ठीक है। अब 75 जनजातियों में केवल इतने ही लोग हैं। इनमें से कुछ ऐसी हैं जिनमें 18-20 ही बचे हैं, ठीक है जी। और इसका काम चालू भी हो गया है। काम चालू कैसे हुआ है? 25 दिसंबर 2023 को, 25 दिसंबर को अटल जी का जन्मदिन भी होता है, अटल जी का, याद रखना। उस दिन केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय, ठीक है, ट्राइबल मिनिस्ट्री ने इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन के लिए एक कार्यक्रम चलाया है। इसका नाम है आईईसी। पूछा जाएगा कि जो पीएम जनमन योजना लेकर के आ रहे हैं, इसमें जो 9 मंत्रालय लगे हुए हैं काम करने के लिए, उसमें सबसे पहले किस मंत्रालय ने काम किया? तो ट्राइबल मिनिस्ट्री ने किया। कौन सा काम किया? आईईसी लेकर के आए हैं। क्या होता है ये इंफॉर्मेशन एजुकेशन और कम्युनिकेशन, यानी कि उन लोगों में जो पीवीटीजीज हैं उनमें सूचना, और एजुकेशन यानी कि शिक्षा, और कम्युनिकेशन यानी कि संचार, इसको दुरुस्त करने का कार्य करेगा ये मंत्रालय। इसने शुरुआत कर दी है। पूछा जा सकता है कि किस मंत्रालय ने करी है, तो पता होना चाहिए। उसके बाद तीसरी न्यूज जो है, पहली न्यूज याद है ना, सर्वेक्षण। दूसरी हो गई पीएम जनमन। पीएम जनमन किसके लिए? पीवीटीजीज के लिए। कितने हैं? 75 है, ठीक है। कितने लोगों को प्रभावित करेगा? 28 लाख लोगों के लिए। क्या क्या काम किए जाएंगे? 9 मंत्रालय 11 सेक्टर्स में काम करेंगे, प्लस लगभग 24,000 करोड़ रुपए ये 2023 से लेकर 2025 तक आवंटित किए जाएंगे, उनका इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें सबसे पहले किसने काम किया? ट्राइबल मिनिस्ट्री ने। बात खत्म। तीसरी न्यूज, नमो ड्रोन दीदी योजना। अब ये बवाल क्या है, इसे भी देखते हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना। ड्रोन आपको पता है ऊपर उड़ता रहता है, आजकल ड्रोन से ये वीडियो कैप्चरिंग वगैरह भी होती है। तो ये जो योजना है क्यों लाई गई है, ध्यान से सुनना। भारत में आपको पता है कि जब भी एग्रीकल्चर करोगे तो आपको उर्वरक की जरूरत पड़ेगी, फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ेगी। अब हमारे देश में फर्टिलाइजर या उर्वरक बनाए जाते हैं दुनिया में दूसरे सबसे ज्यादा, भारत में बनते हैं। दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया, लेकिन सबसे ज्यादा खपत भी हम ही करते हैं, क्योंकि खेती भी बहुत कर रहे हैं, बाकी जगह भी यूज कर लेते हैं इनका, तो इसलिए कम पड़ जाता है। हमें बाहर से इंपोर्ट भी कराना पड़ता है, तो इंपोर्ट कराने के मामले में भी दूसरे नंबर पे है, आयात कराने के मामले में भी दूसरे नंबर पे है, और बनाने के मामले में भी दूसरे नंबर पे है। ये तेल वाला हिसाब है, तेल में भी ऐसे ही होता है। तेल हम बनाते भी खूब है और मंगाते भी खूब है, क्योंकि इतना तेल खाते हैं कि पूछो मत। तो चूंकि ये चीजें हो रही हैं, इसलिए सरकार ने सोचा यार इसका विकल्प क्या लेके आए। तो इसका विकल्प लेकर के आए, जो वैकल्पिक उर्वरक। इसका विकल्प है वैकल्पिक उर्वरक, अल्टरनेट फर्टिलाइजर। अल्टरनेट फर्टिलाइजर क्या होंगे? अल्टरनेट फर्टिलाइजर होंगे लिक्विड नैनो फर्टिलाइजर। भैया आपने सुना होगा ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन यानी कि ड्रिप सिंचाई। आपने देखा होगा खेतों में क्या करते हैं, ट्यूबवेल खुला छोड़ दिया, पानी बह रहा है, दे दनादन पानी पे पानी, पानी पे पानी, से पानी वेस्ट होता है। तो सोचा यार क्या किया जाए, इजराइल लेके आया था इस चीज को, क्या किया जाए। अच्छा, फसलों की जो मेड़ लगी हुई है उसके बगल में ही एक पाइप लगा दो, और जहां जहां फसल लगी हुई है वहां बस एक छेद कर दो, और उस पाइप में से पानी गुजार दो। बात समझ गए? तो हर पौधे को उतना ही पानी मिलेगा जितनी जरूरत है, उतना ही पानी जाएगा, तो पानी का बिगाड़ नहीं होगा। सेम उर्वरक में भी काम चालू कर दिया गया है कि भर भर के उर्वरक लगाना, बाल्टी भर भर के उर्वरक डालने से अच्छा है कि नैनो उर्वरक, उतना ही उर्वरक डालो जितना जरूरी है, छिड़काव कर दो हल्का सा उर्वरक, हल्का सा, जिससे काम हो जाए। तो छिड़काव के लिए आपको 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहला तो उर्वरक बहुत छोटा होना चाहिए, नैनो ले आए साहब उर्वरक, ठीक है। अब छिड़काव करेगा कौन? किसान तो कर नहीं पाएगा, इसके लिए ड्रोन का प्रयोग किया जाएगा, ड्रोन का। तो किसानों के पास ये ड्रोन पहुंचाए जाएंगे कुछ ग्रुप्स द्वारा। वो ग्रुप कौन होते हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप। क्या होते हैं देखिए साहब, तो इनमें यूज होगा ड्रोन का। और पीएम मोदी ने लगभग 30 नवंबर 2023 को, 30 नवंबर 2023, 30 नवंबर 2023, 30 नवंबर 2023, याद रखना है। पीएम मोदी ने पीएम महिला किसान ड्रोन केंद्र खोला, और इसमें ड्रोन जो है आवंटित किए जाएंगे, और 2024 से 2025 तक लगभग लगभग 1200 या 1250 करोड़ रुपए के ड्रोन जो है महिलाओं को दिए जाएंगे। कौन सी महिलाओं को? जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए काम करती हैं।
स्वयं सहायता समूह। मान लो किसी गांव में कोई किसी महिला को बच्चा होने वाला है और उसे किसी अस्पताल में जाना है, या उसे कोई जानकारी लेनी है कि बच्चा हो जाएगा तो फिर मैं कैसे उसको देख रेख करूंगी, क्या कुछ भी है, तो उसके लिए कुछ ग्रुप्स बनाए गए हैं, केवल बच्चे के लिए नहीं, हर चीज के लिए। उन्हें SHG बोलते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, किसी महिला की देखरेख करनी है तो ये लोग पहुंचते हैं। या मान लो कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना है या करवाना है किसी को गांव में, छोटा सा ही कॉटेज इंडस्ट्री टाइप का, तो ये लोग हेल्प करते हैं। मतलब महिलाओं को ही हेल्प करते हैं और महिलाओं का ही समूह होता है। तो ये क्या करेगा, ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ये ड्रोन लेगा सरकार से, या सरकार इनको ड्रोन देगी, 15,000 ड्रोन देगी सरकार। ठीक है, इनको दे देगी, और ये उन ड्रोनों को किराए पर देंगे किसानों को। किसान को, मैं किसान हूं मान लो, मुझे अपने खेत में ये नैनो फर्टिलाइजर छिड़कना है, तो मैं किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप के पास जाऊंगा कि दीदी मुझे एक ड्रोन दे दीजिए किराए पर, मैं इतना किराया दे दूंगा, आप ड्रोन दे दीजिए। तो वो जो दीदी मुझे देंगी, उन्हीं को कहा जा रहा है, कौन सा, ये ड्रोन दीदी। आ गई, और ये नमो ड्रोन दीदी। तो वो ड्रोन दीदी जो मुझे ड्रोन देंगी, उन्हें ड्रोन दीदी कहा जाएगा। ठीक है, ये किराए पे दे देंगी। तो साहब जब इन्होंने किराए पे दे दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन इन पे जो पहुंचा वो कहाँ से पहुंचा होगा, सरकार के तहत पहुंचा है। तो शुरुआत में जो 15,000 ड्रोन बनने हैं, उन 15,000 में से भी शुरुआत के 500 ड्रोन उर्वरक कंपनी ही देंगी। जो बड़ी बड़ी उर्वरक कंपनी है, ये पहली जिम्मेदारी उन्हीं को दे दी गई है कि तुम ड्रोन दो, 500 ड्रोन तुम दो, बाकी बचे कुछ 14,500 सरकार देगी। सरकार अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंक देगी उसमें। ठीक है साहब, सरकार दे देगी, लेकिन क्या सरकार पूरा पैसा देगी ड्रोन का? नहीं देगी। एक ड्रोन का कम से कम कीमत होता है 10 लाख। एक ड्रोन का कीमत 10 लाख है। उस 10 लाख में से 8 लाख सरकार जो है अपनी वित्तीय सहायता से दे देगी। बाकी 2 लाख रुपए सेल्फ हेल्प ग्रुप को खुद खुद जुटाने होंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप को, जो महिलाओं का ग्रुप है, उसे खुद पैसे जुटाने हैं 2 लाख। 8 लाख सरकार देगी। उसके बाद जो किराया आएगा वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के पास रहेगा। उनके तो मौज है, एक तरीके से उन्हें रोजगार मिल गया। ठीक है, तो ये सब आप याद रखना। और इसकी घोषणा कब करी थी? 77th इंडिपेंडेंस डे पर, जो कि 2023 में था। तो मेरा ख्याल है इतना आपको याद हो गया होगा। ठीक है, तो क्या याद रखना था दोबारा से? ये जो ड्रोन दीदी हैं, ये क्या करेंगी, किसानों को ड्रोन देंगी किराए पर। किसान क्या करेंगे, उससे छिड़काव करेंगे नैनो पार्टिकल्स का, जो नैनो उर्वरक है, ठीक है, कर लेंगे। कितने ड्रोन दिए जाएंगे? टोटल 15,000 ड्रोन बांटे जाएंगे। एक ड्रोन केंद्र खोला गया है सरकार द्वारा, वहां से। ठीक है, इन 15,000 में से शुरुआत के 500 देंगी फर्टिलाइजर की कंपनियां। बाद के 14,500 सरकार देगी, जिसमें से 80% पैसा सरकार दे देगी, 20% पैसा दीदी को खुद जुटाना होगा। और ये दीदी एक नहीं है, उनका समूह होता है पूरा, उसको जुटाना होगा, जुटा लेंगे। दैट इज नॉट द मैटर ऑफ कंसर्न, उतनी बड़ी चीज नहीं है। अब देखो साहब, अगला टॉपिक, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, शायद ये चौथा टॉपिक है। तो इसमें देखना है, विधानसभा चुनाव हुए हैं 2023 के। आपने बहुत चुनावों के बारे में सुना होगा, छत्तीसगढ़ में हुए, MP में हुए, राजस्थान में हुए, मिजोरम में हुए, तेलंगाना में हुए। बात सही है, याद रखना। छत्तीसगढ़ में, MP में, राजस्थान में, तीनों जगह बीजेपी जीती है। तीनों जगह बीजेपी जीती है। दिमाग बात बैठ गई, पता होगा आपको। ठीक है, छत्तीसगढ़ में टोटल सीट है 90। छत्तीसगढ़ में टोटल सीट है 90। टोटल सीट 90। इनमें से SC की सीट है 10। SC की सीट है 10। ST की सीट है 29। आरक्षित सीट होती है 10, 29, 10, 29, 10, 29। चलो, कौन जीता? बीजेपी। कितनी सीट आई? 54। बात खत्म। इतनी बात याद हो गई, छोड़ो। ये कितना जीता जरूरी नहीं है, बट पता होना चाहिए। MP में कितनी सीट है? 230। MP में 230। MP में 230। MP में 230। ठीक है, 35 SC के लिए, 47 ST के लिए। बीजेपी कितना जीती? 163। और कांग्रेस जीती है शायद 66। ठीक है, कांग्रेस 66। फिर राजस्थान, राजस्थान में कितनी? 200। इसमें से 34 ST के लिए, 34 SC के लिए, 25 ST के लिए। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि छत्तीसगढ़, MP और राजस्थान में से ST के लिए, इस पे पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट है उसके लिए। ST के लिए सबसे ज्यादा कहां पर आरक्षित है? तो MP में है। ठीक है, MP में है। उसके बाद आपकी छत्तीसगढ़ में है, फिर राजस्थान में है। क्योंकि ST लोग MP और छत्तीसगढ़ में ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फॉरेस्ट कवर ज्यादा है, यहाँ पर पेड़ पौधे ज्यादा है, राजस्थान में नहीं है। समझ गए? और इनसे भी ज्यादा पेड़ पौधे मिजोरम में है। तो मिजोरम परसेंटेज वाइज मिजोरम में बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। तो मिजोरम में सबसे ज्यादा सीटें हैं, 40 में से 39 सीटें ST के पास हैं। समझ गए? वहां पे जनजाति ही रहती हैं, इसलिए। राजस्थान में बीजेपी जीती, 115 लेकर के आई है 200 में से। ठीक है, और मिजोरम में कौन जीती है? ZPM, 27 सीटें जीती है 40 में से। इसका पूरा जो नाम है, ये है जोरम पीपुल्स मूवमेंट। जोरम पीपुल्स मूवमेंट।
ठीक है, इस पार्टी को 2023 में ही मान्यता मिली थी और जीत भी गई। उसके बाद तेलंगाना 119, तेलंगाना 119, तेलंगाना 119, तेलंगाना 119, याद रखना है। इनमें से 19 ST, 19 SC, 12 ST, 19 SC, 12 ST। ठीक है, तो इन सब में से सबसे कम ST किसके पास? तेलंगाना के पास। कौन जीता? कांग्रेस जीती 64 सीट। कांग्रेस जीती 64 सीट। बात याद हो गई? बात याद हो गई? चलो साहब, एक एक करके। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में कितने परसेंट मतदान? 76%। 76 याद रखो बस। 76 छत्तीसगढ़, 76 छत्तीसगढ़, ऐसे याद रखो। इसका शुभंकर क्या था? शुभंकर एक होता है मैस्कॉट, एक तरीके से जैसे कहा जाता है ना? चुनई चिरई, चुनई चिरई, चुनई चिरई, चुनई चिरई। ठीक है, याद रखना है। सीएम कौन बना? विष्णुदेव साय, विष्णुदेव साय, विष्णुदेव साय। ये पहले आदिवासी सीएम है वहां के, और ओवरऑल छत्तीसगढ़ के चौथे सीएम है। छत्तीसगढ़ के चौथे सीएम है और आदिवासी में पहले नंबर के हैं। ठीक है, डिप्टी सीएम कौन है? अरुण साव, और दूसरा विजय शर्मा। सर ने भले ही याद ना रहे, देखो, अरुण गोविल थे पुरानी वाली रामायण में। अरुण गोविल वही तो राम बने थे, यानी विष्णु का अवतार थे। ठीक है, और जब राम बन के वो आए थे, क्यों आए थे? क्योंकि उन्हें रावण पर विजय विजय प्राप्त करनी थी, तो उसे याद रखना है विजय। विजय, अरुण, विष्णु, तीनों एक ही जगह के हैं। कहाँ के? छत्तीसगढ़ के। ठीक है, जिसमें विष्णु सबसे बड़े होते हैं, तो विष्णु सीएम है, बाकी दोनों क्या है? डिप्टी सीएम, याद रखना है। इनका विधानसभा अध्यक्ष कौन है? रमन सिंह, जो पहले सीएम थे बीजेपी के। 2013 से 18 तक सीएम रहे बीजेपी के रमन सिंह। फिर 18 में कांग्रेस आ गई थी, फिर अभी दोबारा से बीजेपी आई है। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं था, छत्तीसगढ़ का सीएम कौन? विष्णु। ठीक है, डिप्टी सीएम कौन? अरुण और विजय। बात खत्म। अध्यक्ष रमन सिंह जो पहले वाले थे। शुभंकर चुनई चिरई, चुनई चिरई, टोटल 76। आगे बढ़ो। आगे साहब एमपी पे आ जाते हैं। एमपी में 77, वहां 76 या 77। छत्तीसगढ़ में 76, एमपी में 77। मैंने जैसे एमपी बोला, तुरंत दिमाग में एमपी का मैप चलना चाहिए। उसके बाद कितनी महिला विधायक? 27 महिला विधायक, 27 महिला विधायक, याद रखना है। आप कहोगे पहले क्यों नहीं बताई उस वाले में? वो जरूरी नहीं है, इसका याद रखो। 27 महिला विधायक। ठीक है, सीएम कौन है? मोहन यादव। वहां राम थे, विष्णु थे, या मोहन है? छत्तीसगढ़ में विष्णु है या मोहन है? तो मोहन यादव, और मूवी यादव ही थे, तो मोहन यादव। और वही क्या है? जगदीश है, डिप्टी सीएम जगदीश है। ठीक है, और राजेंद्र, इंद्र का राज, ये एडजस्ट नहीं हो रहा, हमको ये ठीक नहीं लग रहा आदमी। चलो एडजस्ट करते हैं, राजेंद्र, राजेंद्र एडजस्ट कर लेंगे, राजेंद्र शुक्ला। चलिए शुक्ला जी, आपको सीट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सीएम मोहन यादव और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, जगदीश देवड़ा, जगदीश देवड़ा। विधानसभा अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर। इन सबको पहली बार कौन लेके आया? मोहन यादव, उज्जैन दक्षिण से विधायक हैं। अब है राजस्थान। राजस्थान में बड़ी मुश्किल से वसुंधरा राजे जी को मनवाया है, उनको जैसे तैसे सीएम की कुर्सी से थोड़ा दूर रखा है। वसुंधरा राजे ने बहुत ज्यादा परेशान कर लिया था मोदी को और अमित शाह को, ऐसा न्यूज वाले कहते हैं। हट नहीं रही थी सीएम की कुर्सी से, हट गई, और उनकी जगह सीएम बनाया है आपके भजन लाल शर्मा को। ये भजन कर रहे हैं, देखो तीनों के नाम बड़े धार्मिक हैं। एक विष्णु है, एक मोहन है, ये भजन, कोई टेंशन नहीं। भजन लाल शर्मा, भजन। डेप्यूटी सीएम कौन है? दिया कुमारी और प्रेमचंद। भजन कैसे करोगे? पहले दिया जलाना पड़ेगा, और बड़े प्रेम से भजन होता है। दिया भी जलाएंगे और बड़े प्रेम से हम भजन करेंगे। हाँ, राजस्थान में बैठ, राजस्थान में बैठ के क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहां पर हम जीत गए हैं। हम मतलब ये लोग जो भी हैं, ऐसे याद रखने का तरीका है। ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव, लो साहब, ये भी वासुदेव है। मुझे तो लग रहा है मैं महाभारत वगैरह में चल रहा हूँ इस वक्त, मैं पीसीसी करंट नहीं करा रहा हूँ इस वक्त। वासुदेव देवनानी, वासुदेव देवनानी, वासुदेव देवनानी। अच्छा, भजनलाल शर्मा भी पहली बार विधायक बने हैं। भजनलाल शर्मा भी पहली बार विधायक बने हैं, ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, भजनलाल शर्मा पहली बार विधायक बने हैं, ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, पहली बार वाले बहुत लोग हैं। और कहाँ से बने हैं? सांगनेर। ठीक है, सांगनेर, सांगनेर, सांगानेर, सांगानेर, सांगानेर से बने हैं। और यहाँ पर कितने परसेंट? 74%, 74%। छत्तीसगढ़ में 76%, एमपी में 77%, और यहाँ पर 74%। यह मामला कम हो गया है, पहले 76 77 बढ़ा, फिर कम हो गया 74। ठीक है, वासुदेव अध्यक्ष हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछूं छत्तीसगढ़ का सीएम कौन? तो आप कहेंगे
ये साहब विष्णु। विष्णु याद रखो, पूरा नाम याद ना भी याद रहे कोई दिक्कत नहीं है। डिप्टी सीएम कौन थे? अरुण विजय। अरुण जी थे एक, दूसरे विजय जी थे, ऐसे याद रखना है। फिर एमपी पे आइए। एमपी में कौन है? एमपी की बात कर रहे थे ना, एमपी में कौन है? मोहन यादव, मोहन। आहा। उसके बाद उनके डिप्टी कौन है? याद करिए डिप्टी मोहन वाले में। डिप्टी दो थे उसमें भी। उसमें डिप्टी वाले एक तो आपके थे राजेंद्र, और दूसरे थे जगदीश। चेक करिए, जगदीश और राजेंद्र। ठीक है। मैंने ये बता दिया था ना कि उज्जैन दक्षिण से थे। ठीक है। उसके बाद ये सांगानेर से थे, ये सांगानेर है ना, थोड़ा पढ़ने में दिक्कत आ जाती है इसे। और 74% है। उसके बाद आते हैं आपका मिजोरम में। मिजोरम में सबसे ज्यादा 80.66%। अच्छा, परसेंटेज सबसे ज्यादा मिजोरम में इन पांचों में। वो कैसे याद रखेंगे? अगर फॉरेस्ट कवर देखा जाए ना, फॉरेस्ट कवर परसेंटेज वाइज कि पूरा मिजोरम का एरिया और उसमें कितने वन हैं उसका एरिया, अगर परसेंटेज निकाल लें इसका, तो सबसे ज्यादा पूरे इंडिया में मिजोरम में ही आता है। तो उसका परसेंटेज भी मिजोरम में सबसे ज्यादा है, और मतदान भी मिजोरम में सबसे ज्यादा हुआ है इन पांचों में। ठीक है। और ये 9वें चुनाव थे मिजोरम के। कौन से थे? 9वें। मिजोरम 9वें। ठीक है। ZPM पार्टी है जो पहली बार किसी दल की मान्यता प्राप्त हुई है, इसे 2023 में पहली बार। और 1972 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि एक से अधिक महिला एमएलए जीत करके आई हैं। तो जो 1972 से वहां पर एक से अधिक महिला जीत के ही नहीं आ पाई हैं, पहली बार जीत के आई हैं। और सीएम बनाया है लाल दुहोमा। लाल दुहोमा। ये व्यक्तिगत तौर पर, मतलब व्यक्ति के मामले में 6th पर्सन है जो सीएम बने हैं मिजोरम के। चुनाव 9 में है, कोई ना कोई ऐसा रहा होगा जो 2 बार सीएम बना होगा, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए तो 6वें इंसान है। और ये एक्स आईपीएस है। एक्स आईपीएस, इंदिरा गांधी के टाइम पर ये उनकी सिक्योरिटी में रहते थे, एक्स आईपीएस। ठीक है। और ये कहां से जीते हैं? ये जीते हैं शेर छिप से। शेर छिप। शेर छिपा हुआ था इतने दिनों से, अब सामने आया। शेर कौन होता? आईपीएस। शेर छिपा हुआ था, अब आया है कौन? लाल दुहोमा। एक लाल डेंगा हुआ करता था, वो अलग था, उसे छोड़ो, वो लाल डेंगा है, वो गड़बड़ आदमी था। लेकिन ये लाल दुहोमा, एक्स आईपीएस। ठीक है। और इनके साथ एक टैग या एक दाग ये जुड़ा हुआ है कि एंटी डिफेक्शन लॉ आया था 1985 में, यानी कि दल बदल कानून। अगर किसी पार्टी के कुछ विधायक दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो उनकी सदस्यता या जो मान्यता है वो रद्द हो जाती है, चाहे वो एमपी हो चाहे एमएलए हो। ठीक है। पहले ये मामला 1/3 होता था। अगर 1/3 से कम विधायक किसी दूसरे दल में चले जाते हैं तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। बाद में इसको 2003 में अमेंड कर दिया गया, संशोधित कर दिया गया। और तब इसकी जो 1/3 वाला जो क्राइटेरिया था, इसे 2/3 कर दिया गया, कि अब अगर 2/3 से ज्यादा चले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 2/3 से कम जाएंगे तो मान्यता रद्द हो जाएगी उनकी, एमएलए की या एमपी की, जिस जो भी है वो। खैर वो छोड़ो, पॉलिटिका पार्ट है। तो इस एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत, एंटी डिफेक्शन लॉ दल बदल कानून के तहत, जो सबसे पहले एमपी थे, लोकसभा के पहले एमपी जिन्हें अयोग्य करार दिया गया था, वो यही थे, लाल दुहुमा। लाल दुहुमा यही थे, दुर्भाग्य से। अब दुर्भाग्य था भाग्य था वो जाने, बट ठीक है। अगला, तेलंगाना। तेलंगाना में 71। तेलंगाना में 71। अच्छा, छत्तीसगढ़ में कितना? 76। उसके बाद हम आए थे एमपी पर। एमपी में कितना? 77। फिर आए थे राजस्थान में 74। फिर मिजोरम में सबसे ज्यादा था 80। और फिर आपका तेलंगाना में कितना? 71, सबसे कम है तेलंगाना। तेलंगाना तो ऐसा लगता है थोड़ा पीछे रह गया तेलंगाना। सीएम कौन है? अनुमुला रेवंत। अनुमुला रेवंत। ये दूसरे सीएम है तेलंगाना के। तेलंगाना 2014 में बना ना। ठीक है। कहाँ से जीते हैं ये? कोंडगल क्षेत्र से। कोंडगल क्षेत्र से। कोंडगल क्षेत्र से। और यहाँ पर डिप्टी सीएम किसे बनाया है? मल्लू भट्टी विक्रमार्क। मल्लू भट्टी विक्रमार्क। मल्लू भट्टी विक्रमार्क। जो अजीब से नाम हो ना, वो समझ जाना तेलंगाना वाले हैं। ठीक है। अनुमुला रेवंत, मल्लू भट्टी विक्रमार्क। मतलब अजीब से, मतलब नाम अच्छे हैं, मैं उनको डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा। अजीब मतलब जो हमारे यूपी के एक्सेंट वाले नहीं है। तो इसका इतना ही याद रखना है। ठीक है। तो और भी कुछ है क्या? नहीं। अभी मैंने इतनी ही 4 या 5 न्यूज हो गई होंगी, इतनी ही डिस्कस करी हैं। और आप अभी इनको ही अच्छे से याद करो, बार बार स्लाइड देखो। अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो मैं बड़ी जल्दी से अगले वीडियोस भी अपलोड कर दूंगा रिकॉर्ड करके। और तेजी से हम इंडल्ज होकर के अच्छे से याद करेंगे चीज़ों को। और आप जैसे जैसे चीज़ें कहेंगे मैं पीसीएस के लिए वैसा कर दूंगा, टेंशन मत लेना। करंट अफेयर एक एक चीज़ रटा दूंगा। ठीक है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।